अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो जीरो होगी या नहीं होगी। If a charged particle moves in a straight line through some region of space, the magnetic field may or may not be equal to zero. दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब पार्ट 1 इसका देखें हम। इफ व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, B इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पर B की वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास आ जाएगी जीरो। सो चार्ज मूव्स थ्रू द रीजन अनडिफ्लेक्टेड, तो वो पार्टिकल अपनी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सेकेंड केस में देख लेते हैं, व्हेन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज मूव्स पैरेलल or anti-parallel. In this condition, charge moves in a straight line because magnetic force becomes zero. दूसरे केस में ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन चार्ज या तो पैरेलल मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। जब स्टूडेंट्स पैरेलल मूव करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा जीरो, और जब एंटी पैरेलल मूव करेगा तो चार्ज आ जाएगा, एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरह साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी हमारे पास जीरो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाई डज अ पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो टीवी की स्क्रीन होती है अगर उसके करीब आप किसी मैग्नेट को लेकर आए तो उसके ऊपर पिक्चर क्यों डिस्टॉर्ट हो जाती है। The picture on the screen is formed by the beam of electrons. When a magnet is brought near the screen, it interacts with magnetic field of beam of electrons. So magnetic force act on beam. As a result, the picture on the TV screen becomes distorted. स्टूडेंट्स असल में ऐसा होता है, जो आपके पास टीवी स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रही होती है आपको, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। जब भी इलेक्ट्रॉन के पास, आपको जो ये पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं या किसी मैग्नेट को लाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो टीवी की स्क्रीन जो है वो बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। तो जब हम किसी मैग्नेट को टीवी के स्क्रीन के पास लाएंगे तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में पहले मूव कर रहे थे वो अपने पाथ से डिस्फ्लेक्ट हो जाएंगे और जो पिक्चर है वो आपके पास डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी कि आपको क्लियर नजर नहीं आएगी। Short question number 9 है हमारे पास, is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें लेकिन वो रोटेट ना करें। ये किस केस में होगा? यस इट इज पॉसिबल। द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा। टॉर्क कब जीरो होगा? जब एंगल यहाँ पर 90 आ जाएगा। एंगल 90 किस केस में होगा? व्हेन लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखेंगे तब आपके पास टॉर्क की वैल्यू आएगी वो जीरो होगी, फिर करंट कैरिंग लूप जो है आपका वो रोटेट नहीं करेगा, यानी कि उसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉस अल्फा वाले फॉर्मूले में अल्फा की जगह जब आप 90 पुट करेंगे, कॉस 90 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स जीरो, तो जब जीरो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टॉर्क का आंसर हमारे पास आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी लूप को रखेंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस।
स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि आप करंट लूप को, करंट कैरिंग लूप को कैसे यूज कर सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड को, प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए। अब ऐसा होगा कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर तो वो रोटेट करती है, अगर वो रोटेट करेगी या तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसका क्या मतलब है, उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगी जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम करंट कैरिंग लूप को किसी एक जगह पे रखते हैं, अगर वो रोटेट करना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब है कि उस रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। हमारे पास एक केमिकल एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट कंटेन सेम चार्ज नंबर, उनका जो चार्ज नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। When the isotopes of a chemical element are projected perpendicularly in a magnetic field, they begin to move in different circular paths due to the difference in their mass numbers. Magnetic force provides the necessary centripetal force to isotopes. जब भी हम किसी भी आइसोटोप्स केमिकल एलिमेंट को उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे एट परपेंडिकुलरली, तो वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हर सर्कुलर पाथ का डिफरेंट रेडियस होगा। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास उनका मैस जो है वो चेंज है। डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम, चार्ज टू मैस रेशियो का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने उसमें E ओवर M की वैल्यू लिखी थी, E ओवर M इज इक्वल टू V ओवर बी आर। इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो R हमारे पास R इज इक्वल टू एम वी ओवर बी आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। R क्या है, रेडियस है, M क्या है, मैस है। अब हर आइसोटोप का मैस चेंज है, तो हर किसी का मैस चेंज होगा तो उसका रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी तो चेंज होगा। जितने आइसोटोप्स हैं हमारे पास, 2 हैं या 3 है, तीनों डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 आइसोटोप्स हैं, उन तीनों को हम अलग से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टोटल आपके 1 to 11, 1 से लेके 11 तक आपके स्मार्ट सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन